तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, केमिस्ट्री में हमने काफी डिस्कशन किया भी हुआ है। बेसिक से वापस से शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल के बारे में, तो उसका सबसे छोटा जो एंटिटी है वो आपका होता है एटम। ठीक है, तो हम लोग बातें किसकी करने वाले हैं, एक एटम से शुरुआत करना चाहते हैं। और एटम का होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, उसका सेंटर है। सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रोटॉन और आपको मिलेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के सराउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन ऑर्बिट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्बिट है और यहां पर हमने देखा एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है जिसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें फंडामेंटली ये पता है, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनसे हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये हमें पता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास में इस तरह का एटम है, तो किसी भी एटम को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन तरह के छोटे एलिमेंट्स को हमेशा क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी फंडामेंटल वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। फंडामेंटल वैल्यूज का क्या मतलब है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाहते हैं तो इनके चार्ज के बारे में बात करेंगे, और बेटा हमें इनके मासेस के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। हम बात करना चाहते हैं पहले सिस्टम का मास क्या क्या है अलग अलग, और इनके ऊपर किस तरह का चार्ज अवेलेबल होता है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब देखो, हमने ये तो बता दिया कि इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। हमने बता दिया कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब आप देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हमें उसका मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि वो आंसर देना चाहे, तो वो अपने चैट के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर आप उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो और इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हम बात करना चाहते हैं जो क्लास में हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात करें तो ये बेटा 9.10 इंटू 10⁻³ -31 kg। ठीक है, मास हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें प्रोटॉन के बारे में, तो उसका मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, सिमिलर अगर बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, तो उसका जो मास है वो भी आपका 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यहां से आप रिलेशन भी स्टेब्लिश कर सकते हो। आप देखें तो आप बोल सकते हो कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज, यहां पर आप देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव, ये नियरली इक्वल्स टू है, किसके नियरली इक्वल टू भाई, आपने कहा सर ये न्यूट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट है। और अगर ये देखा जाए तो ये दोनों ही हमारे बहुत ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 1800 टाइम्स, मतलब 1800 टाइम्स हैं किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है, कभी अगर आपको यूज करना पड़े तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की हमें वैल्यू पता होना चाहिए। अब आपको पता है न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो इसका वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया, 0। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो आपने कहा सर ये प्रोटॉन है पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, यहां पर जो चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो पहले इसका चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो ये कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 10⁻⁻ कितना है बेटा, -19 कूलम्स। कितना है, -19 कूलम्स। सिमिलर आप बोल सकते हो पॉजिटिव 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर दोनों का रिलेशन देखेंगे तो आप बोलेंगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। ठीक है,
तो आप देखें तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, ये हमें बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए। इसी के बाद हम आगे बातें कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना सब अगर हमें पता है, इतना सब अगर हमें पता है, तो उसके बाद हम अगर चाहें बेटा तो हम बात करते हैं। सर यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है हमारे पास जिसको हमने क्या बोला है, चार्ज। हमने इसको क्या रिप्रेजेंट किया है, चार्ज। जी चार्ज होता क्या है, ठीक है, चार्ज होता क्या है इसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो चार्ज की अगर बात करें तो मैंने आपको आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये कूलॉम्स ने क्या की हैं, डिस्कवर की हैं, ठीक है। किसने डिस्कवर की हैं, कूलॉम्स ने डिस्कवर की हैं। कैसे की हैं, कूलॉम्स ने किया एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट का नाम है टॉर्जन बैलेंस। क्या नाम है, टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैसा एक्सपेरिमेंट है, टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट है। ध्यान देंगे, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले वैक्यूम, ठीक है। सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वैक्यूम। और हमेशा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल चार्जेस। क्या यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, स्मॉल चार्जेस, ठीक है। अभी देखो ये सब जो बातें हो रही हैं, इन सबको जब आप डिस्कस करोगे, कभी एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो आप ये पाएंगे ये जो चीजें हैं ये बहुत पहले आ चुकी हैं। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, उससे पहले ही लोगों को चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुका था, ठीक है। इन्होंने क्या किया वो देखो, इन्होंने कहा कि हमारे पास में 3 तरह का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। हम लोग यहाँ करें क्या करेंगे, इन तीनों के सेट बनाएंगे। सेट कैसे बनाएंगे, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे सेट 1, ठीक है। सेट 1 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक प्रोटॉन लेते हैं और एक लेते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, एक लेते हैं न्यूट्रॉन। ये सारे के सारे क्या हैं, छोटे छोटे मास हैं, ठीक है, सब मासेस भी हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो इनके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ चार्जेस भी है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। जैसे आपने कहा तो साहब इन्होंने कहा कि अब क्या करना है, दूसरी तरफ हमें क्या रखना है, दूसरी तरफ पहले सेट में इन्होंने रखा है सबके पास में न्यूट्रॉन, ठीक है। सबके पास इन्होंने क्या पुट किया है, यहाँ पर न्यूट्रॉन। अब इन्होंने यूज किया, किसको यूज किया, हम इसमें यूज किया जा रहा है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, न्यूटन ने बोला था कि अगर हमारे पास कोई एक छोटा एलिमेंट है, चाहे उसका मास कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर हम उनको पास रखते हैं, ठीक है, अगर हम उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, तो उनके अंदर किसी ना किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो चार्जेस हैं, अगर इनकी थ्योरी न्यूटन के लॉ को फॉलो कर जाती है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो बातें बोली जा रही है वो ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर यूज करना है, इन्होंने कहा कि इनको सबको हम आर डिस्टेंस के ऊपर क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। हम यूज क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशन लॉ। क्या यूज करना चाहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन लॉ को हम लोग यूज करते हैं। ध्यान देना है हमेशा, एनालिसिस के लिए हम लोग यूज किसको करना चाहते हैं, ग्रेविटेशन लॉ को यूज करना चाहते हैं। ग्रेविटेशन लॉ क्या है कि जो भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान देंगे ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, रिपल्शन कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। M1 M2 क्या है, सिस्टम का अलग अलग मास है, ठीक है। एक सिस्टम यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा, उनके बीच का कुछ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। R क्या है, इन दोनों एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट के बीच का क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R है। तो इस चीज को अगर देखें तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास M1 होगा, इसका कुछ मास क्या होगा, M2 होगा। अब ये प्रोटॉन है तो इसका मास क्या हो जाएगा, M डैश, और इसका मास वापस से क्या रहेगा बेटा, M2। फिर से न्यूट्रॉन है तो इसका मास कितना रहेगा, M2, और इसका कुछ मास हो जाएगा M डबल डैश। क्यों, क्योंकि सबका मास तो अलग अलग है, समझ रहे हो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नियरली इक्वल्स टू हैं, तो हमने यहाँ पर अलग अलग जरा सा डिफरेंस कर दिया, इनका मास M1 था, इनका मास कुछ चेंज हो गया। इस तरह से इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखो ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से इनके मासेस के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, और ये कूलॉम्स ने फाइंड आउट किया।
ये कूलम्ब्स ने क्या किया, फाइंड आउट किया। तो इन्होंने कहा कि यहां पर होगा क्या, एक फोर्स बनेगा और वो कैसा होगा, अट्रैक्शन। वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और वो अट्रैक्शन फोर्स किसका किसका होगा, वो होगा G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 डिवाइड बाय R²। अब आपने कहा सर M1 क्या है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा M1 क्या है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर M2 हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है मास ऑफ, सेकंड हमने क्या लेके चले हैं, न्यूट्रॉन। क्या है मेरे पास में, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास में है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वहां से हमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिला। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो चीज है, यहां से इन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स आया, देखो जरा, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स आया किससे, ग्रेविटी लॉ से। ग्रेविटी लॉ से जो इनको अट्रैक्शन मिला वो इक्वल था, किसके अट्रैक्शन के इक्वल था, इनके जो टॉर्जन बैलेंस में जो वैल्यू आया उसके। ठीक है, ग्रेविटी से जो फॉर्मूले से इन्होंने कैलकुलेट किया वो, और इन्होंने टॉर्जन बैलेंस में जो फोर्स देखा वो दोनों क्या थे, इक्वल थे। इन्होंने कहा कि यहां पर तो क्या हो गया, लॉ सेटिस्फाई हो गया। इन्होंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई यहां तो क्या हो चुका है, लॉ सेटिस्फाई हो चुका है। तो आपने कहा सर लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है, लॉ क्या हो चुका है आपका, सेटिस्फाइड हो चुका है। इन्होंने कहा कि चलो एक बार तो कुछ भी हो सकता है, बहुत आसान है चीजें, एक बार में तो कुछ भी सच हो सकता है, लेकिन दूसरे सेट को भी एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इन्होंने कहा सेट 2 बनाते हैं। हम लोगों ने क्या बनाया, सेट 2 डिजाइन किया। और सेट 2 में इन्होंने पहले में क्या लिया था, तीनों एलिमेंट के साथ में लिया था न्यूट्रॉन। अब इन्होंने सेकंड सेट के अंदर न्यूट्रॉन नहीं लिया, कुछ दूसरा लेना शुरू किया। दूसरा क्या ले सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या तो प्रोटॉन ले सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, यहां पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर यहां पर मेरे पास में क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे तो आपने कहा सर यहां पर हमारा क्या है, r डिस्टेंस है, और यहां पर हमने दूसरा क्या लिया, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लिया, और यहां पर हमने उस r डिस्टेंस पे क्या लिया, वापस से एक प्रोटॉन लिया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है लोग बाग हल्ला मचा रहे हैं। चलो देखते हैं कौन है वो, हर्षित, प्रीतम, दोनों के दोनों अपने माइक बंद करो पहले तो। ठीक है, चलिए शॉर्ट आउट हो गया। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सेट 2 बना रहे हैं, और सेट 2 में हमने इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में दूसरा भी क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। यहां पर हमने क्या किया, हाँ कर रहे हैं बेटा, हमने सेट 2 में क्या किया, पहले सेट में पहले पता लगाओ क्या क्या ले चुके हैं, उसी हिसाब से सेट 2 डिजाइन होगा। ठीक है, देखो सेट 1 में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ में सब में न्यूट्रॉन 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 लिया है। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया, न्यूट्रॉन लिया है। अभी यहां पर आपने देखा सेट 2 में यहां पर लेवल सेटिस्फाई हो गया, सेट 1 के हिसाब से सेट 2 में आप आ गए। सेट 2 में जब आप यहां पर आ चुके हो तो हमने लिया कि चलो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इस तरह से हम इसकी बातें करते हैं। तो आपने कहा सर अभी न्यूट्रॉन तो है नहीं हमारे पास में, ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो उसको तो टॉर्जन बैलेंस में रखा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से साथ में इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, प्रोटॉन के साथ में प्रोटॉन को पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को पुट करने से कोई फोर्स तो देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए सेट 3 में सिर्फ 2 ही स्टेप हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, चलो अब अगर ऐसा है, देखो ये क्यों नहीं होगा वो समझो आप। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, ये भी क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से r डिस्टेंस पे रख भी दोगे तो इसमें सिर्फ मास है, अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करना चाहते हैं, इसको एनालाइज करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। ठीक है, और पहले ही बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल चुके हैं कि जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो आपके डिफरेंट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे।
तो हमने डिफरेंट चार्ज और सेम चार्ज को लेके चलना पड़ेगा। अब इन पे को जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इनकी वजह से जो फोर्स बनेगा इलेक्ट्रिक वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन हैज Q इज इक्वल टू 0, इसका खुद का कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसका खुद का कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो आप लोग इस तरह से इसकी बातें कर सकते हो। ठीक है, लवेश बेटा ये जो राइज हैंड कर रखा है ना इसको हटाओ। ठीक है, इसको आप हटा दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये रिकॉर्डिंग आपके पास यूज होंगी। ठीक है, तो राइज हैंड ना करें आप चैट में बोलते जाओ, मैं देख रहा हूँ सबकी चैट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन राइज हैंड करने से क्या होगा, ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ आपके लिए फ्यूचर के लिए, कभी आपको पढ़ना हो तो वो यहाँ से सेटिस्फाई हो सकता है उसको। लेकिन अगर आप राइज हैंड करेंगे तो वो राइज हैंड ही दिखाई पड़ेगा उसमें, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। अब यहाँ पर देखें, तो आपने कहा सर यहाँ का अगर देखा जाए तो इनका जो मास है वो भी m1 है, इनका खुद का जो मास है वो भी m1 है, इनका जो मास है वो कितना है, m2 है, इनका खुद का मास कितना है, m2 है, इनका जो मास है वो कितना है, m2 डैश है, इनका खुद का जो मास है वो m2 डैश है। m2 डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्लाइट डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको डैश लिख दिया। ठीक है, जरा सा डिफरेंस है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से आने वाला था, जो फोर्स ग्रेविटी से आने वाला था, लॉ से आने वाला था, वो था G m1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और जो हमें मिला टॉर्जन बैलेंस के अंदर वो कितना हुआ, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो ग्रेविटी से आता है। ठीक है, यहाँ टॉर्जन बैलेंस में जो फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटी से आने वाले फॉर्मूले से फोर्स से क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो, तो आपने कहा सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ये समझेंगे, लेकिन पहले थर्ड सेट को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव है तो डेफिनेट सी बात है ये कैसा आएगा, रिपल्शन। ये कैसा आएगा मेरे पास में, रिपल्शन। और बेटा ग्रेविटी हमेशा क्या देता है, अट्रैक्शन। ये तो हमेशा क्या देता है, अट्रैक्शन। तो कूलॉम ने कहा कि भाई ग्रेविटी जो है, न्यूटन ने जो बोला है वो तो कहता है अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, रिपल्शन देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लोगों ने जो बोला है वो सच हो सकता है, लेकिन इस पे भी हमें रुकना नहीं चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो और एनालिसिस अगर आप करेंगे तो कैसे होगा एनालिसिस वो समझिए। तो हमने तैयार किया बेटा सेट 3। ठीक है, थर्ड सेट को हमने रेडी किया, और थर्ड सेट में हमने क्या लिया, जो हम पहले ले चुके हैं उसी के हिसाब से एनालिसिस होगा। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ में न्यूट्रॉन ले चुके हैं, तो अब बचता क्या है, एक ही तरीका बचता है हमारे पास में, और वो क्या है, आपने कहा सर एक तरफ ले लो इलेक्ट्रॉन और r डिस्टेंस के ऊपर क्या ले लीजिए आप, एक प्रोटॉन। इनका मास कितना है, m1, और इनका जो मास है वो कितना है, m2। ठीक है, इनका मास m1 है, इनका मास m2 है, ये हमें पता लग गया। अब देखो जरा, अब यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो वापस से ग्रेविटी फोर्स कैलकुलेट होगा पहले, और ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा भैया G मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। टॉर्जन बैलेंस कैलकुलेट हुआ, टॉर्जन फोर्स कैलकुलेट हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो वापस से बहुत ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो ग्रेविटी फोर्स है उससे ज्यादा है। अब बात आती है कि इन ग्रेविटी फोर्सेस को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए जरा कैसे इसको कैलकुलेट करें, कैसे इसको काउंट करें। तो आपने कहा सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डिसिमिलर चार्जेस हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये फोर्स कैसा बनेगा, अट्रैक्शन। कैसा बनेगा, अट्रैक्शन। और बेटा ये भी कैसा था मेरे पास में, अट्रैक्शन। दोनों ही क्या थे मेरे पास में, अट्रैक्शन। मतलब न्यूटन के लॉ को फॉलो भी किया और उसके वैल्यू से ज्यादा कुछ आया, कम नहीं आया। लॉ फेल तब होता है जब ये वैल्यू कम आ जाती। ठीक है, अगर कभी भी, हमेशा याद रखना, इफ, कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर आपके टॉर्जन बैलेंस का या कोई एक्सपेरिमेंट का वैल्यू अगर न्यूटन की वैल्यू से कम आ जाती है, ठीक है, अगर न्यूटन की वैल्यू से क्या आ जाए, कम आ जाए, न्यूटन के लॉ की वैल्यू से अगर कम आ जाए, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ न्यूटन, जो भी न्यूटन का लॉ है, हैज फेल्ड। ठीक है,
हैज फेल्ड, ये होगा, अगर ये कभी ऐसा हुआ तो ये होगा, लेकिन हमारे पास तो वैल्यूज क्या है, हमारे पास वैल्यूज तो क्या है, ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये चीजों को समझिए। वी ऑलवेज हैव, ध्यान रखना, वी ऑलवेज हैव टॉर्जन बैलेंस मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेविटी। ठीक है, या तो ज्यादा है या तो क्या है, इक्वल है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमने बोला कि इससे हमारा लॉ सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया, हमारा लॉ सेटिस्फाइड हो गया। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है हम यहां से कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। इसका मतलब हमने जो बातें की हैं चार्ज के बारे में, उसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्या होता है चार्ज, ये हम बता सकते हैं। कैसे बताएं, तो आप देखिए कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। तो आपने कहा सर ये ज्यादा तो है, ये हमेशा क्या है, अगर आप लोग ऐसे ही माइक बंद इधर उधर करवाते रहोगे तो हम रिकॉर्डिंग आपके लिए जो कर रहे हैं वो वेस्ट है। ठीक है, तो आपके लिए फिर ये ज्यादा अच्छा है कि जो यहाँ हो रहा है वही पढ़ो, रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बेकार है। ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर, तो यही पढ़ो ज्यादा अच्छा। चलिए बढ़िया है। तो चार्ज की डेफिनेशन देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर पता लगा लिया है। देखो सेट फर्स्ट में क्या हुआ था, टॉर्जन वैल्यू ग्रेटर आया था जी से। सेट 3 में भी टॉर्जन वैल्यू ग्रेटर आया है जी से। और ये कैसा था, रिपल्शन। कैसा आया था, रिपल्शन। और ये कैसा आया था, अट्रैक्शन। कैसा आया मेरे पास में, अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखो ये जो चीजें हमारे पास चल रही हैं इनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कब कब हुआ था ये काम, ये हुआ था सेट 2 के अंदर, और ये काम हुआ है बेटा सेट 3 के अंदर। ठीक है, सेट 2 के अंदर रिपल्शन मिला था, सेट 3 के अंदर अट्रैक्शन मिला था। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं, और कंक्लूजन क्या है वो आपको समझना है। क्या है देखो, इसका मतलब चार्ज क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे आपका मास है, सिस्टम में मास होना जरूरी है। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है, पार्टिकल को डिफाइन करना है, तो उसका मास होना चाहिए। उसी तरह हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने बोल, इसने डेफिनेशन में हमने इसको डिफाइन भी किया। क्या बोला, आपको बोला गया चार्जेस आर फंडामेंटल। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, चार्जेस आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी ड्यू टू विच ए पार्टिकल ड्यू टू विच ए पार्टिकल may feel attraction or repulsion, may feel attraction or repulsion in presence of another particle। दूसरे पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से या तो वो क्या फील करेगा, अट्रैक्शन, या तो वो क्या फील करेगा, रिपल्शन। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग क्या फील करेंगे, या तो अट्रैक्शन फील करेंगे या तो क्या फील करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे, जब दूसरा कोई पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसा हमने डिफाइन किया, चार्जेस की डेफिनेशन से हमने पता लगाया। ठीक है, जब ये सब हम समझ जाते हैं बेटा तो आप आगे बढ़े। ठीक है, तो हमें पता लग गया चार्ज क्या है, हमें पता लग गया कि किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स का मास क्या है, उन पे प्रेजेंट चार्ज क्या है, और उस चार्ज की वजह से होता क्या है हमें पता लग गया। ठीक है, जब हम ये पता लगा लेते हैं तब हमारे पास आता है कि ठीक है सर, हमारे पास में तो मटेरियल है बहुत सारे। कैसे कैसे मटेरियल है, आपने कहा सर मटेरियल तो हमारे पास में बहुत सारे हैं। और मटेरियल की अगर बात करोगे तो 3 सेगमेंट्स में हम उन मटेरियल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, 3 सेगमेंट्स में उस मटेरियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहले आपने बोला सर हमारे पास होता है एक कंडक्टर। क्या होता है, एक कंडक्टर। एक होता है मेरे पास में सर इंसुलेटर, और एक होता है हमारे पास में सेमी कंडक्टर। ठीक है, 3 तरह का मटेरियल होता है। ये वाला जो मटेरियल आप जिसकी बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर 10th सिलेबस। 10th के सिलेबस का ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फायदा नहीं है ना, सेमीकंडक्टर्स आप अभी समझ में नहीं पाएंगे। तो आपके लिए कितने मटेरियल्स हैं? आपके लिए अभी कितने मटेरियल्स हैं? 2 मटेरियल्स होते 3 है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके लिए कितने मटेरियल हैं? 2 ही मटेरियल रहेंगे। अब बात आती है कि क्या होता है एक कंडक्टर। हम लोगों को पता लगाना है कि क्या होता है एक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की जब आप बात करोगे बेटा, तो आप ध्यान दें, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। क्या बोलोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, जब कुछ बुक्स आप पढ़ोगे, अगर आप कुछ बुक्स पढ़ोगे, तो वहां पर कंडक्टर का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मटीरियल। क्या बोलेगा? इन मटीरियल। किसी भी मटीरियल के अंदर क्या होंगे? फ्री मटीरियल, क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन मटीरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा? एक कंडक्टर। ठीक है, अगर आप अपने लेवल पे बात करना चाहो तो कंडक्टर सिंपल आप क्या बोल सकते हो? कंडक्टर, एफटी का मतलब टॉर्जन बैलेंस, टॉर्जन फोर्स है। ठीक है, एफटी का मतलब है टॉर्जन फोर्स। ठीक है, हमने लिखा है ना वहां पर टॉर्जन बैलेंस कर रहे हैं। तो एक तो एफ जी है ग्रेविटी की वजह से, और अगर यहाँ पर आप एफ टी लिखते हो मतलब टॉर्जन बैलेंस, एक्सपेरिमेंट में जो फोर्स आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड की आप बातें कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास में था। तो कंडक्टर क्या है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर आप बोल सकते हो विच पासेज पासेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दे? पास कर दे, वो क्या होता है? सिंपल कंडक्टर। इंसुलेटर क्या हो जाएगा? इंसुलेटर उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो तो सिंपल सी चीजें हैं। कंडक्टर का अपोजिट कौन हो जाएगा? इंसुलेटर। कौन हो जाएगा उसका अपोजिट? इंसुलेटर। और इंसुलेटर में आप देखेंगे तो क्या देखोगे? इंसुलेटर बोलोगे विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। इन आउटर ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। या फिर बोल सकते हो विच डज नॉट पासेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। ठीक, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, वो सिंपल क्या हो जाएगा? आपका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? कंक्लूड कर सकते हो। सेमीकंडक्टर बीच का होता है, किसी टेम्परेचर पे आप इसको देख सकते हो। लूजली हेल्ड न्यूक्ली नहीं होता है भाई, क्या लिख रहे हो? ठीक है, न्यूक्ली ल्यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स ल्यूज होते हैं, फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। न्यूक्लियस फ्री कैसे हो सकता है? न्यूक्लियस तो फ्री हो ही नहीं सकता है ना? तो न्यूक्लियस मत बोलो, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो आपको ये समझना भी है और सीखना भी है कि किस तरह से चीजों को आप देख रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में कुछ छोटी छोटी बातें हुई हैं। अब अगर हम बात करें तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चार्ज की क्या है? कुछ प्रॉपर्टी है। चार्ज हमने डिफाइन किया। अब हम बात करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो वैसे तो 40 मिनट्स हो चुके हैं, क्लास आपकी अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी कुछ टाइम के चुके हैं। हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए।
तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो बेटा तीन तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहले आप याद करेंगे, हमेशा याद रखना, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखना, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे हमेशा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्या होता है? हमेशा चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको तीनों पता होना चाहिए। सब अपने माइक बंद कर दो पहले। अगर अपने माइक शुरू रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक। पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। क्रिश और अजय यादव, तुम अपने पहले माइक बंद रखो बे, कल से तुमको भगा देंगे क्लास से, समझ रहे हो? कल से अगर तुमने अपने माइक वाइक ठीक से बंद नहीं किए, क्लास से तुमको रिमूव कर देंगे पढ़ लेने के लिए ना। चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा। रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हाँ, तीन तरह का प्रॉपर्टी है बेटा चार्ज का। सबसे पहला है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हमें एनालाइज करना होता है। फिलहाल इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, तीन तरह की प्रॉपर्टीज हैं ये पता लगा है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती क्या है, इसको हम डिस्कस अगर करना चाहें तो हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। नंबर वन, सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज पॉसिबल। क्या मतलब है? इसका मतलब है एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। हमेशा क्या होगा? एल्जेब्रिक सम पॉसिबल है। मतलब क्या है इसका? अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग चार्जेज इस तरह से बैठे हुए हैं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से, ठीक है। तो अगर देखें तो इस तरह से कोई चार्ज हमारे पास है, तो टोटल जो चार्ज होगा, अगर हम बात करें टोटल चार्ज का मतलब क्या है? क्यू टी, ठीक है। टोटल चार्ज कैसे लिखोगे आप कहोगे सर सीधा का सीधा इनको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। तो आपने इस तरह से ऐड कर दोगे इन्हें, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। जितना भी चार्ज है सबको इसमें आप ऐड कर दें, ठीक है। अब हो सकता है कि इनमें से कोई चार्ज पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, तो जैसे ही ऐड करोगे साइन उसका पुट करोगे अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है सबको ऐड कर दो साइन के साथ में, कोई टेंशन उसमें लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको काम कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, चलो कुछ चार्जेस जैसे हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं, तो जैसे एक बोल दिया 6 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो आप लिखोगे तो Q टोटल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? Q1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो Q1 पॉजिटिव, Q2 कितना हुआ? पॉजिटिव, Q3 कितना हुआ मेरे पास में? नेगेटिव, Q4 कैसा है बेटा मेरे पास में? पॉजिटिव, Q5 वापस कैसा है मेरे पास में? पॉजिटिव, Q6 कैसा है? नेगेटिव, और फिर से Q7 कैसा है? पॉजिटिव। दिस इज योर फाइनल आंसर। तरह से आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। चलो इतना सब अगर कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। क्या होता है? हमेशा क्या होता है? कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या है? जैसे एनर्जी की आप बात करते हो, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नीदर बी
क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये क्या होता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज को हम लोग यहाँ पर लिख दो इस बात को, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट it can be transferred from one body to another body। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी की पूरी बड़े बड़े जो आपने इतने बड़े बड़े लिख दिया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टोटल charge of a isolated system remains same। ठीक, क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्या है आइसोलेटेड सिस्टम का, ऐसा सिस्टम जो किसी और से इंटरेक्ट ना करता हो, सिर्फ अकेला कोई सिस्टम है जिसके सराउंडिंग में कोई और नहीं है, कोई दूसरा किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो उस सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप चाहे जो भी कर लें, उसमें नंबर ऑफ बॉडीज हो सकती हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, सबका समेशन, सबका मैग्नीट्यूड को जब आप ऐड करेंगे, अगर इस लॉ को वहां पर यूज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटिफिकेशन, या फिर बोल सकते हो सिंपल, क्वांटाइज का मतलब क्या बोल सकते हो, जैसे क्वांटाइजेशन का मतलब आपको समझना है तो अगर बात करें, क्वांटाइजेशन को पहले समझो क्या चीज होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए पार्टिकल, सबसे छोटा जो है वो। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटा, अगर हम बात करें जैसे रुपीज की बात करें, जैसे आपका जो इंडियन करेंसी है वो क्या है, रुपीज है, तो अगर आप बात करें तो सबसे छोटा उसका जो सेगमेंट है, सबसे छोटा क्या हो सकता है, आप बोले सर 1 पैसा, 1 पैसा से नीचे हम नहीं जा सकते। तो रुपीज, 1 रुपीज का मतलब क्या है, आपने बोला सर 1 रुपीज का मतलब क्या है, सिंपल आप बात करो, 1 रुपीज का मतलब है 100 पैसा, 100 पैसा को ऐड किया 1 रुपीज बना। ऐसे ही चार्ज का सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज का क्वांटाइज, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप बात करते हो चार्ज, तो चार्ज का जो स्मॉलेस्ट है, चार्ज में जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चार्ज आपका हो जाएगा चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, तो आपने कहा सर Q इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कोलम्स। कितना है, इससे कम तो चार्ज हो ही नहीं सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज कैन बी ऑन ए बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर जो सबसे छोटा चार्ज हो सकता है वो कितना है, इतना होगा। तो यहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इसका मतलब टोटल जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय ई। क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय ई। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बॉडी किससे मिलके बना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। तो उन इलेक्ट्रॉन को सम कर दो, मतलब उनके सबके चार्ज को सम कर दो, आपको टोटल चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो Q का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी। ये क्या है आपका, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी है। n का मतलब क्या है, E क्या है, E का मतलब है दिस इज चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। और इसका वैल्यू आपको पता है, ये लिखा है हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। n क्या है, ठीक है, n क्या है आपका, नंबर है।
ठीक है, क्या है आपका? नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो इंटीजर है ये, हमेशा याद रखना। एन का वैल्यू क्या रहेगा? +-1, +-2, +-3। इस तरह से ये इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर, इंटीजर नंबर हमारे पास में हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल चार्ज निकालना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हैं, वापस से एक बार रिवाइज बस हम लोग कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो वापस से मिलते हैं हम लोग वापस नेक्स्ट क्लास, जब भी होगा आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाउ एन कैन बी नेगेटिव? अरे बेटा, एन का मतलब आप समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अपने आप माइनस साइन आएगा ना, प्रोटॉन्स रहेगा तो प्लस साइन आएगा, तो ये तो टोटल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं।